हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर हमारा किस पे है? सौर मंडल और पृथ्वी की संरचना। एक ही वीडियो में मैं दोनों पढ़ा दूंगी आपको। सौर मंडल भी पढ़ा दूंगी और पृथ्वी की संरचना भी पढ़ा दूंगी। देखिए, मैं शॉर्ट नोट्स के जरिए यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। तो जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उस पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो आपके पास एक पीडीएफ रहेगा जिससे आप रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत कम टाइम में आपको सौर मंडल और पृथ्वी की संरचना लेके चलूंगी। बस मैं एक जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं, उसी को मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए चल रही हूँ। देखिए, जीवन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन ज्ञान आप कैसे प्राप्त करो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ, मुझे औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, तो मैं ये नहीं पढ़ूंगी कि औरंगजेब किस तरह का जूते पहनता था, किस कलर के जूते पहनता था, ये सब नहीं है। मुझे सिर्फ क्या पढ़ना, उसकी पॉलिसीज पढ़ने, उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटना है, युद्ध वगैरह उसने की, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें वही पढ़ना होता है, क्योंकि सिलेबस हमारा इतना बहुत ज्यादा होता है और उन सबको हमें तैयार करना होता है। इसलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही चर्चा करते हो और आपका समय बचाने के लिए ये वीडियो बनाया जाता है, ताकि आपको सही समय पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं सौर मंडल, ठीक है। तो सौर मंडल क्या है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे, तो यहाँ पे कुछ अच्छे से डिफाइन करती हूँ मैं, एकदम आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप भी फ्यूचर में यदि किसी को बताओ या समझाओ तो एकदम अच्छे से समझा पाओ, क्योंकि पहले आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सामने कैसे किसी को बता पाएंगे। तो चलिए, सौर मंडल क्या है बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। देखिए, वायुमंडल और सौर मंडल में फर्क क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर एक वायु और गैस का एक आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। जबकि सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर, यहाँ पृथ्वी से कोई भी लेना देना नहीं, यहाँ क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ये क्या हो गया? सौर मंडल हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ डायग्राम जो बना है। पहला सूर्य, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये सब किस में आते हैं? सौर मंडल में आते हैं, ठीक है। अब हम नीचे के पॉइंट्स पे आ जाते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह कितने हैं? 8 है। परंतु हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की संख्या में डाला गया था। बौने ग्रह की संख्या में डाला गया था प्लूटो को, ठीक है। चलिए हम नीचे आ जाते हैं। हम देखते हैं क्या कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको समझने के लिए, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, और यही हमारी पृथ्वी भी करती है। किंतु शुक्र तथा अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। अब देखिए, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर कर रहे हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो शुक्र और अरुण है, जिनका नाम ये क्या कर रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि उल्टा कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी कर रही है उसके बिल्कुल अपोजिट में सिर्फ दो ग्रह, कौन? शुक्र और अरुण आपके, ठीक है। तो हम इसके कारण होता क्या ये देख लेते हैं कि इस परिक्रमा के कारण क्या होता है। परिक्रमा इस कारण इन ग्रहों पर सूर्य उदय होता है। किस तरफ उदय होता है? जैसे कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य किधर से उदय होता है? पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। किंतु इस उल्टी परिक्रमा, जो दो उल्टी परिक्रमा जिन दो ग्रहों पे होती है, शुक्र और अरुण में, इसमें क्या होगा? अब सीधी सी बात है, सूर्य पश्चिम में उदय होगा और पूरब में अस्त होगा। ये सिर्फ दो ग्रहों पर होता है, जिसका एक क्या नाम है? आपका नाम है अरुण और दूसरे का नाम है शुक्र। इन दो ग्रह क्या करते हैं? उल्टी परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। और बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। देखिए, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो नोट्स बनाने की बिल्कुल हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि टाइम की बचत आप जितनी करोगे आपके लिए उतना अच्छा। स्मार्ट स्टडी करो। इस जमाने में कौन सी स्टडी इंपॉर्टेंट है? स्मार्ट स्टडी।
ठीक है, आपको ग्रंथ नहीं लिखने हैं लंबे चौड़े। ठीक, आप स्मार्ट स्टडी करो, टाइम की बचत करो और जितना हो सके जो याद है उसके रिवीजन पे टाइम खर्चा करो, ताकि जो जितना याद है उसको भी कंफर्म और पक्का कर सको आप। ठीक है, तो अब चलिए हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। अब सौर मंडल पढ़ रहे हैं, तो सौर मंडल में पहले हमने मोटा मोटा सौर मंडल पूरा पढ़ लिया। अब एक एक ग्रह पे हम बात करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे आकाश गंगाओं के लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। हमारी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उनमें सूर्य कितनी दूरी पर है? 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है, हम इसके सेकंड पॉइंट पे क्या देखते हैं? यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी कि 13 लाख पृथ्वी सूरज में क्या हो सकती है? एक साथ समा सकती है। मतलब जो मेरा घर है, ऐसे 13 लाख घर सूरज पे हो सकते हैं, पर वहां पे जाएंगे तो जल जाएंगे, वो अलग बात है सीधी सी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी 13 लाख गुना जो है वो सूरज से छोटी है, और यानी कि पृथ्वी से 13 लाख गुना सूरज बड़ा है। अब बात करते हैं, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूरज एक तारा है, ये हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5%। ठीक है, तो ये जैसे कि हम देखते हैं ना कि वायुमंडल में कितनी कितनी गैसें पाई जाती हैं, उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि सूर्य क्या एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने नोट डाउन किया है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस 100% आए हैं। इससे बाहर सौर मंडल में कुछ भी नहीं आया। मैंने बोला ना स्मार्ट स्टडी, तो बिल्कुल ये स्मार्ट नोट्स है आपके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काले धब्बे होते हैं। सूर्य में क्या होते हैं? काले धब्बे। तो ये आपको ऐसे नहीं देखेगा। नॉर्मली हम जब सूरज को देखते हैं तो मुझसे नजरें नहीं मिला पाते, आंखें नहीं मिला पाते, लेकिन अगर हम उसको आप देखोगे दूरबीन की सहायता से देखेंगे या कुछ ऐसे यंत्र लगा के अगर हम सूरज का सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये काले धब्बे वो धब्बे होते हैं जहां पे सूरज का प्रकाश पहुंच नहीं पाता, तो वहां पे क्या हो जाता है? अंधकार आ जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या? काला धब्बा बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्रह पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में अभी आपको जो दिखाया था, पहले डायग्राम मैंने दिखाया था, तो उसमें मैंने क्या देखा था कि सूरज के बाद बुध आता है, तो हम बुध पे आ जाते हैं। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं हम। ठीक है, तो बुध क्या है? ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं क्या है? सौर मंडल का सबसे सूरज के सबसे निकट का ये ग्रह है। बुध जो है वो सूरज के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। क्या होती हैं? दिन अति गर्म और रातें काफी बर्फीली होती हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी करता है। बुध क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में, केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्या है? यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और इस पे ही हमने पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था कि उल्टी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पश्चिम में सूरज का उदय होता है और पूरब में सूरज का अस्त होता है। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, सबसे निकट के पृथ्वी का, और सूरज के निकट का ग्रह कौन सा था? बुध था। ठीक है, पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो उसका नाम क्या है? शुक्र है। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं देखने को मिलता है। अब बात पे आ जाते हैं हम पृथ्वी पे, हमारी प्यारी सी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सीधी सी बात है, ऐसा एकमात्र ये ग्रह है जिस पे जीवन क्या है? संभव है। और इसी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुलता है, पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, क्यों? इससे क्या होता है? 23.5 डिग्री पे जो पृथ्वी झुकी, इससे क्या मतलब क्या चेंजेस हो रहे हैं? इससे भैया ऋतु में परिवर्तन होता है, इसी से होता है। जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसी से ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। सीधी सीधी बात कर लेते हैं, यानी 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। अब ये 6 घंटे का क्या लॉजिक है? 6 घंटे का ये सीधा सा लॉजिक है, 6 चौक कितना होता है? 6 चौक 24 होता है। और हर 4 साल पे दिन कितने हो जाते हैं? 365 से 366 हो जाते हैं। जो फरवरी होती है वो कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। तो ये एक दिन कहाँ ऐड होता है? ये 6 घंटे जो बढ़ते हैं ना आपके, हर साल 4 साल में बढ़ जाते हैं और चौथे साल में ये जुड़ जाता है। 6 का 12 सत्ती 18 6 24, तो 24 घंटे क्या हो जाते हैं आपके? जुड़ जाते हैं और एक दिन बढ़ जाता है। तो ये 6 घंटे आपके जुड़ जाते हैं, कहीं भी वेस्ट नहीं जाता। तो पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? 365 दिन और 6 घंटे में। अधिकतम दूरी सूर्य से कितनी है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी क्या होती है? सूरज से काफी दूर होती है। और कितनी दूर होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। और न्यूनतम दूरी सबसे पास कब होती है? हम इसको देखते हैं कि 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये 3 जनवरी को जो न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कम से कम, और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह पे। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और ये लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है इसमें इतना ज्यादा, इस कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण होता है। वायुमंडल का क्या होता है? काफी पतला आवरण होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, कौन से? फोबोस और डियोस। डियोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डियोस सबसे छोटा उपग्रह। क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं आपके कि डियोस जो सबसे छोटा उपग्रह है, ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल में कौन है? तो वो डियोस है। ठीक है, अब देख लेते हैं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे? मंगल की बात हो रही, तो सीधी सी बात है मंगल में ही होगा। निकस ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 3 गुना अधिक ऊंचा है। और ये किस पे पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की, जो हेड ऑफ द फैमिली, यानी ग्रहों की हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, जो हेड ऑफ द फैमिली काफी बड़ा है ना भैया, बृहस्पति क्या है? काफी बड़ा है। तो बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव्य से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, परंतु इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। देखो आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कि बृहस्पति तो स्वयं ठोस नहीं है। बृहस्पति क्या है? स्वयं ठोस नहीं है, गैसीय और द्रवों से मिलकर बना है, किंतु इसके उपग्रह क्या है? वो ठोस पिंड है। ठीक है, उसके उपग्रह क्या है? ठोस पिंड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक, और इनमें से जो हम देख सकते हैं कौन कौन से उपग्रह हैं। गैनियड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा जो हम बात कर रहे थे डियोस था। अब गैनियड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनियड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और ये किसका है उपग्रह? बृहस्पति का उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है, मतलब ये अपनी धुरी पे, पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 घंटे में कंप्लीट करती है, सूरज की परिक्रमा 365 दिन में कंप्लीट करती है, लेकिन ये अपनी धुरी पे, जो मतलब अपनी स्पीड में जो सबसे तेज तय करता है और 10 घंटे में ये कवर कर लेता है अपने स्पीड पे। लेकिन ये सूरज की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। सूरज की परिक्रमा 12 साल में करता है, लेकिन इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है और ये 10 घंटे में पूरी कर लेता है, और इसको सूरज की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। अब सूरज से काफी दूर हो जाएगा, तो सीधी सी बात है टाइम तो ज्यादा लेगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं। शनि आ जाता है हमारा। शनि पे हम बात कर लेते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। ठीक है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। जब आप कभी भी सौर मंडल में देखते होंगे ग्रहों को, तो आप अक्सर जब शनि को देखते होंगे तो उसके किनारे किनारे आपको कुछ लच्छे दिखाई देते होंगे, वलय उसे बोलते हैं। तो ये जो लच्छे होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? चारों ओर प्रकाश की कुंडली है।
जिसे हम क्या देखेंगे, वलय कहा जाता है। जो चारों ओर प्रकाश की कुंडली होती है इसे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या 7 है और इनकी खोज किसने की, गैलीलियो द्वारा इनकी खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, गैलीलियो द्वारा इनकी खोज की गई थी। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, जो बुध में आता है, और सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति में आता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरुण हमारा प्यारा सा। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है। अरुण का परिभ्रमण क्या है, शुक्र की भांति है। कैसे शुक्र की भांति है, क्योंकि भैया यहाँ पे भी पश्चिम में सूरज उदय हो रहा है और पूरब में अस्त हो रहा है। और बिल्कुल वही स्थिति हमें कहां पे देखने को मिल रही थी, बिल्कुल वही स्थिति हमें शुक्र के साथ भी देखने को मिल रही थी कि पश्चिम में सूरज उदय हो रहा था और पूरब में अस्त हो रहा था। लेकिन बाकी ग्रहों पे क्या होता है, सूरज पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ, इतना लेटा हुआ दिखाई देता है कि इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरज की तरफ इतना ज्यादा झुका हुआ है, इतना ज्यादा, एकदम जैसे इतना झुका है कि लेट गया है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। इसके वायुमंडल में क्या होती है, मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। अब हमारा सबसे अंतिम ग्रह बच गया वरुण। इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, हम देख लेते हैं। यह ग्रह हरे रंग का होता है। यह ग्रह किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। अब लास्ट में है तो सबसे अधिक दूरी पर स्थित होगा, सीधी सी बात है। सबसे पास में कौन था, तो सबसे पास में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता था, बुध आता था। ठीक है, तो वही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, वरुण ग्रह सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। चलिए हमारा सौर मंडल समाप्त हो गया। अब हम पृथ्वी की संरचना में बात कर लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बात कर लेते हैं। देखिए सुएज एक विद्वान थे, एक जिन्हें आप बोल सकते हो भूगोल वेत्ता थे या साइंटिस्ट, आप जो भी बोल दो। सुएज नामक एक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला। ठीक है, सुएज ने जो प्रकाश डाला है पृथ्वी की वास्तविक संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना जो है पृथ्वी की, उसमें जो प्रकाश डाला, उन्होंने रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना। अवसाद यानी कि चेंजेस हो रही, 3 प्रकार की शैलें होती ना, चट्टाने, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और फिर रूपांतरित। रूपांतरित कोई कायांतरित भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका रूप बदल जाना, काया बदल जाना। ठीक है, तो अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना, यानी परतदार शैलें हैं। आग्नेय शैल क्या होती है, काफी ठोस होती है, और परतदार शैल या अवसादी शैल जिसमें परतें होती हैं। ठीक है, और परतदार शैल का जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो कायांतरित या आप रूपांतरित में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि निर्मित परतदार शैलों का बना है जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। जो हमारी ऊपर का भूपटल है, ऊपर का भूपटल, अब ये डायग्राम के थ्रू मैं इसको ज्यादा क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा है, तो ये जो क्रस्ट लिखा है, जहाँ क्रॉस क्रॉस बना, आपको समझ में आ रहा है, क्रॉस क्रॉस बना है क्रस्ट वाला, ये वही वाली एरिया है, वही वाली परत है जिसपे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्रस्ट इसे बोल सकते हैं, हम ऊपरी परत भी बोल सकते हैं। ये कैसे बनी हुई, ये परतदार शैलों का बना हुआ, परतदार शैलों का बना हुआ है जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। यह परत सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई, ये परत किसकी बनी है, सिलिकेट पदार्थों की बनी है। ठीक है, जिसमें फेल्सपार तथा अब्रक आदि खनिजों की बहुतायत होती है। अब्रक और बाकी सारे खनिजों की इसमें क्या हो जाती है, बहुतायत होती है। इस परत के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। ऊपर वाला जो क्रस्ट वाला एरिया हो गया और नीचे की परत को सुएज ने क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। जैसे कि आपको दिख रहा है, जो सर्कल वाला एरिया है उसे मैंने सियाल लिखा है, और जो ट्रायंगल वाला एरिया उसे मैंने सीमा लिखा है, और जो एकदम राइट वाला यानी कि सही वाला जो सिंबल से बना हुआ सेंटर वाला एरिया उसे मैंने नीफे लिखा है। तो एक तो क्रस्ट हो गई, मतलब 2 भागों में जो बांटा है परतों को, तो एक तो क्रस्ट हो गई, और नीचे की परत को इन्होंने 3 भाग में बांट दिया। एक परत तो सिर्फ क्रस्ट है, और दूसरी जो परत है उसको भी 3 भाग में बांट दिया, सियाल, सीमा, नीफे। तो अब ये क्या बला है, इस पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सियाल, इसकी रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है, और इसमें बहुलता से ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। देखिए सियाल,
सी से सिलिका, आप याल से एल्युमिनियम निकालो, ठीक है। सी से सिलिका, याल से आप एल्युमिनियम निकालो, जो भी आपको जैसे भी ट्रिक पकड़ के चलनी है। सीमा, इसकी रचना मैग्नीशियम तथा सिलिका से हुई है, तो आप सी से सिलिका निकाल लो और म से मैग्नीशियम निकाल लो, सीधी सी बात हो गई आपकी, ठीक है। इसमें बहुलता से बेसॉल्ट चट्टाने पाई जाती है, बेसॉल्ट, इसमें ऊपर वाले में ग्रेनाइट थी, इसमें बेसॉल्ट चट्टाने पाई जाती। इसकी क्या हम देखते हैं, इसकी औसत गहराई आपकी कितनी है, इसकी औसत गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसकी औसत गहराई कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अब हम नीफे पे आ जाते हैं, जो हमारा एकदम आंतरिक गर्भ का एरिया है, यानी सेंटर का। इसकी रचना निकिल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। नी से निकिल और फे से फेरियम आप ले सकते हो, निकिल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। फेरियम लोहे का ही रूप है और इस प्रकार पृथ्वी के अंदर है लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। पृथ्वी में क्या, एक चुंबकीय शक्ति है। हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो क्यों नीचे चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के सेंटर में क्या है, नीफे है। नीफे में हम क्या देखते हैं, फेरियम। फेरियम का क्या नाम हो सकता है, लोहा, लोहे का एक दूसरा रूप है, ठीक है, फेरियम। तो चुंबकीय शक्ति, इसलिए कोई भी चीज सीधे नीचे आ जाती है और इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है, यानी कि पृथ्वी के नीचे गर्भ में कुछ बहुत भारी चीज है, इस कारण पृथ्वी स्थिर है। तो यहाँ पे आपका मैंने पूरा का पूरा सौर मंडल और पृथ्वी की संरचना कंप्लीट करा दिया। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज का वीडियो और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।